खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। स्कर्दू में पारा -5 तक गिर गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी तो रुक गई मगर खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। 2016 में शुरू होने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा शैतान की आंत की तरह लंबा हो गया। टूटी फूटी सड़कें और खटारा बसों पर सफर। कराची वाले पूछते हैं हमारी आजमाइश कब खत्म होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी। न्यूजीलैंड में कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक और गलती दौरे का खात्मा कर सकती है। मेजबान मुल्क की वजारत सेहत ने कौमी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। जी सो ये है हमारी टॉप स्टोरीज और इस हवाले से अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं और वो इसी तरह से है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा चरना जजीरे की बात की जाए तो उस पर कोरल यानी साहिली मरजान की ब्लीचिंग देखने को मिली है। और इसी सिलसिले में WWF पाकिस्तान ने हुकूमत से अपील की है कि इस जजीरे के कुछ इलाकों को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया जाए। ये बड़ा खूबसूरत कोरल होता है जो कि होता है और उसका अगर उसमें ब्लीचिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि इतनी आलूदगी हो गई है हमारे समंदरों में। और एक दफ़ा पहले भी हमारी जो सी फिश और सी प्रोडक्ट्स है ना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती थी। एक टाइम आया था, ये कुछ साल पहले की बात है, जब उसमें तांबे की जो मिकदार है वो ज़रूरत से ज़्यादा पाई गई थी जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लगी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये याद रहे कि पहला मौका है जब पाकिस्तान में इस तरह की कोरल ब्लीचिंग का वाक़या जो है वो सामने आया है। WWF पाकिस्तान ने इस ब्लीचिंग को मुल्क की साहिली हयात और समंदरी तग़य्युरात के हवाले से संगीन खतरा करार दिया है। अच्छा, कोरल यानी मरजान जो साफ पानियों में रहते हैं, कहा जाता है कि ये जेलीफिश और समुद्री जो एनिमोन्स होते हैं उनके रिश्तेदार हैं जो समुद्री चट्टानें भी बनाते हैं। और पाकिस्तान में मरजान चरना आइलैंड में, आस्तोला आइलैंड में, गवादर और बलोचिस्तान में जिवानी के आसपास बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद मौज़म खान साहब, टेक्निकल मशीर हैं WWF के खतरा है ये कितना संगीन है, हमें बताइएगा मौज़म साहब कि ये कोरल क्या होता है, उसकी अहमियत क्या है। कोरल बुनियादी तौर पर एक समुद्री जानवरों की ऐसी किस्म है जो कि छोटे छोटे यूनिट पर मुश्तमिल होती है और आपस में जुड़ के रहते हैं और इस तरह ये सख्त हो जाते हैं और चट्टान की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये जेलीफिश जैसे आपने कहा जिसके खानदान से ताल्लुक रखते हैं और चूंकि इनमें ग़िज़ा पैदा करने की खुद सलाहियत नहीं होती है तो ये अपने सेल्स के अंदर मेहमान अलजीज को जमा कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो अलजी को ये तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं और अलजी उनके लिए खुराक प्रोवाइड करती है। कोरल्स की अहमियत ये है कि ये दुनिया का सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम है। जितने किस्म के जानवर कोरल्स में मिलते हैं वो और कहीं पर नहीं मिलते, बल्कि इनको तो ये भी कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो जंगलात हैं उनसे ज्यादा जानवर यहाँ मिलते हैं। तो इनकी अहमियत न सिर्फ माशी है बल्कि ये टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से भी बहुत अहमियत के हामिल है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, मछली के शिकार और दूसरी चीजों के लिए जाते हैं। तो ये कुदरत का एक बहुत बड़ा असासा है जो पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिएगा मौज़म साहब कि कोरल जो ब्लीचिंग है इसको रोका कैसे जा सकता है? खबरदार किया जा रहा है बार बार WWF की जानिब से। ऐसा है कि कोरल की ब्लीचिंग को रोकने के लिए उन अवामिल को कंट्रोल करना पड़ेगा जिनकी वजह से ये ब्लीचिंग हो रही है, जिसकी ज्यादातर सबब इस इलाके में सनती जो कारोबार है वो मौजूद है। यहाँ पर 2 पावर प्लांट मौजूद हैं, एक कोल पावर प्लांट है, इसके अलावा SPM है जहाँ से तेल रिसीव किया जाता है और इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज जो नए पावर प्लांट बनाने के लिए उनकी वजह से यहाँ पे खासी तब्दीली हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं उनमें भी वास्केयरलेस टूरिस्ट होते हैं जो कि इस पे कोरल्स पे वॉक करते हैं या इतने केयरफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा माहीगिरी और माहीगिरी के जाल जो टूट कर समुद्र के अंदर रह जाते हैं वो खासी हद तक कोरल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ब्लीचिंग कर सकते हैं। तो कोरल की ब्लीचिंग तबाकुल शामिल हो सकती है क्योंकि कोरल नाजुक जानवर है और इस किस्म की किसी भी तब्दीली को उसको बर्दाश्त करने की उसका सलाहियत मौजूद नहीं होती है। ठीक है मौज़म साहब,
ये एक जिसे कहना चाहिए समुद्री इकोसिस्टम का हिस्सा है एक बहुत बड़ा। अगर कोरल इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब और बहुत सारी जो उस इकोसिस्टम में और चीज़ें हैं वो भी शायद इफेक्ट हो रही हों। तो चरना जजीरे को मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया गया, तो इससे समुद्री हयात को किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा? अगर जैसे पाकिस्तान में स्टोला को भी मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है और अगर चोना को भी कर दिया जाए तो वो अवाम जिनकी वजह से ये ब्लीचिंग होती है, कोरल को नुकसान पहुंचती है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। पहली बात है कि जो ऑलरेडी सनती और दूसरे अवामिल इस इलाके में कारगर थे उनको कंट्रोल करने की जरूरत है और फिर नई कंस्ट्रक्शन और नई जो तब्दीलियां करने हैं उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा जो टूरिस्ट और वो जाते हैं उनको कंट्रोल अंदाज में और उनको इस तरह कोरल को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा जो माहिगीर है उनको भी एक महदूद पैमाने पे इजाजत जा सकती है कि वो जिन खास जालों से शिकार करें जो इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको डैमेज ना पहुंचा सकें। बिल्कुल सही। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान से माहीगिरी की सनत को बड़ा नुकसान हुआ था। कहा गया था कि हमारी जो वहाँ से निकल रही हैं मछलियाँ या झींगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे उनमें तांबा की तादाद पाई गई थी क्योंकि वहाँ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा थी, समंदरी आलूदगी इतनी ज़्यादा थी। आप इस तरह की किसी चीज़ से इन्फॉर्म्ड हैं और इन चीज़ों के बारे में भी क्या इकदाम लिए जा रहे हैं कि हम तक जो खाने की प्रोडक्ट्स समंदर से हमें अल्लाह ताला देता है वो पहुँचे तो वो भी सेफ़ हों और उसमें भी इस तरह के एलिमेंट्स ना हो जो टॉक्सिक हों? हाँ, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से फिश एक्सपोर्ट होती है, मैं इत्तेफाक से उस इदारे का सरबराह रहा हूँ और वहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत आला क्वालिटी के होते हैं, लेकिन चंद माहिगीरों और चंद ऐसे प्रोसेसर और चंद इदारों की वजह से सफाई और सुथराई का वो इंतजाम जिसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी कर सकी और जिसकी वजह से पाबंदी लगी। लेकिन समुद्र में जो समुद्री गज़ा है में किसी किस्म के जहरीली मवाद मौजूद नहीं है क्योंकि जो सबसे खुशकिस्मती की बात है कि माहीगीरी के वो ग्राउंड जहाँ पर माहीगी शिकार करते हैं वो कराची से और दूसरे शहरों से बहुत दूर है और इस तरह बहुत सेफ है कि हम मछली को खाएं। मछली खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अहम प्रोटीन है और उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली उस सिस्टम में ही नाकामी थी जिसने एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है और इंशाल्लाह अब अगर यूरोप की टीम या मुल्कों की टीम आती है तो इंशाल्लाह हम इस काबिल हो सकेंगे कि उस म्यार को तक पहुंच सके जिसकी वजह से ये पाबंदी लगी थी। एक जमाने में हम इस म्यार को पहुंचते थे और पाकिस्तान में 22 प्रोसेसिंग प्लांट सी फूड को यूरोप और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया करते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने हमारे साथ शेयर की। मौज़ूम खान साहब, थैंक यू वेरी। यानी पाकिस्तान से झींगा की सप्लाई एक बहुत बड़ी सप्लाई थी जिस पे पाबंदी लगी सिर्फ इसलिए कि हमारी जो जैसे उन्होंने बताया फिशरी मार्केट उस प्रोटोकॉल को या उस मयार पे पूरा नहीं उतरती थी जो कि यूरोपियन ममालिक के स्टैंडर्ड थे और अब उसको इंश्योर किया जा रहा है। और अब हम कराची की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मुल्की मईशत की शहरग है, मगर इसका शुमार बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखने वाले शहरों में होता है और ये रिपोर्ट भी हमने आपके साथ शेयर की थी। ये हम कहें तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन ये ब्लूमबर्ग ने कह के ना इस इशू को हाईलाइट कर दिया हुआ भाई हर बच्चे की जुबान पर है, वरना पहले तो पाकिस्तानी अवाम ही बेचारे इस बारे में जो तबसरे करते थे ना, लेकिन गुज़िश्ता 12 साल से हुक्मरानी के मज़े लूटने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे तो बहुत हैं मगर अहले कराची को आज तक आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सकी। और कराची सर्कुलर रेलवे केस में भी अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया और कराची में गुज़श्ता जुमे को 2 दहाइयों बाद सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया गया। पहली ट्रेन चलाई गई। पहले रोज़ मुफ्त टिकट के बावजूद सिर्फ पान खाते नौजवान और सहाफ़ियों का ही रश था जो कवर करने के लिए वहाँ पर गए थे कि कैसे चल रही है सर्कुलर रेलवे। अच्छा, सर्कुलर रेलवे में ख़वातीन के बैठने का अलग इंतज़ाम भी नहीं किया गया जो पाकिस्तानी मुआशरे को अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस चीज़ की सेंसिटिविटी बड़ी ज़रूरी है कि ख़वातीन मर्दों के साथ धक्कम पेल में इकट्ठी इज्तिमात में नहीं सफ़र कर सकती हैं और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। ग्रीन लाइन मनसूबा 2016 से ज़ेर तामीर है। इब्तदाई तौर पर 16 अरब रुपए इसकी लागत बताई गई थी, अब 34 अरब तक जा पहुँची है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चंद दिन पहले ये दावा किया था कि अगले साल जुलाई से सितंबर के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन अहलियान कराची नुहा करना है कि मंसूबे वक्त पर मुकम्मल ना होने पर सड़कें टूट फूट का शिकार है और सारा दिन जो है सारा दिन शहरी शदीद ट्रैफिक जाम और जहनी अजियत का शिकार रहते हैं। ये क्या मुकम्मल होने जा रहा है? मंसूबा नहीं हो रहा, जो डेट्स दी गई हैं क्या उस पर पूरा होगा? वकास बाकिर से जान लेते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। वकास, ये ट्रांसपोर्ट का तो निज़ाम बहुत बुरा है, क्या
ये ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल होता हमें नजर आ रहा है, जिस तरह गवर्नर सिंध एक डेट दे चुके हैं? देखिए, कराची दुनिया के उन चंद बदकिस्मत शहरों में शामिल है जो मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम ही नहीं है। अगर कराची की बात की जाए तो सिर्फ मामला सिंध हुकूमत तक महदूद नहीं है। विफाकी हुकूमत सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची से जनरेट करती है। सिंध हुकूमत की जो 80% से ज्यादा आमदन है उसका इन्हिसार कराची से जमा होने वाले रेवेन्यू पर है, लेकिन कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। 2017 में कराची के शहरियों को ये उम्मीद दिलाई गई और सब्ज बाग दिखाए गए कि कराची में भी मेट्रो बस मंसूबा शुरू होगा और 2017 में मुकम्मल होगा, लेकिन कराची में तो ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबा न मुकम्मल हुआ न बस शुरू हुई। लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद, मुल्तान में और पेशावर में तो मेट्रो बस शुरू हो गई। जो मुल्क का सबसे ज्यादा कमाने वाला शहर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है। यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो निजी शोबे के हवाले है उसकी भी सूरत हाल यह है कि कराची से इस वक्त जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा चिंची रिक्शा चलते हैं। अगर सर्कुलर ट्रेन की बात की जाए तो उसकी बहाली का भी कोई इम्कान नहीं है। जो गुज़िश्ता हफ्ते लोकल ट्रेन बहाल हुई है वो भी अपना कामयाबी से सफर नहीं कर रही है। ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबा विफाकी हुकूमत का मंसूबा है, जिस मंसूबे के लिए विफाकी हुकूमत की जानिब से अब बिल आखिर ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे के लिए 80 बसों की खरीदारी के लिए टेंडर जरूर कर दिया गया है, लेकिन जो विफाकी हुकूमत का अपना दावा और टाइमलाइन है उसके मुताबिक जून 2021 से पहले कराची में ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबा शुरू होने का इम्कान नहीं है। ये ट्रैक है जो कि सुरजानी से लेकर गुरु मंदिर तक फेज 1 मुकम्मल हो गया है। इम्कानात नहीं है, अभी भी सिर्फ दावे हैं। वकास बाकर, तफसीली तौर पर आप हमें आगाह थे, बहुत शुक्रिया आपका। वकास जब एक लाइन शुरू करते थे ना तो मैं होपफुल हो जाती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही लेकिन आता था ना तो एकदम फिर आप बैठ जाते हैं कि अच्छा फिर लेकिन आ गया, फिर आप एक और वो बताना शुरू करते थे, फिर होप सिविल शायद यहाँ भी फिर लेकिन। अच्छा, कराची की बात हो रही हो और लेकिन ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पैकेजेस आए लेकिन वो मिल ही नहीं सके, पैकेजेस आए लेकिन वो पैसा किधर गया कुछ मालूम नहीं है। लेकिन बहुत अहम है कराची की, जब भी हम अगर मगर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस हवाले से हमने रब्ता किया है ANP के रहनुमा शाहिद सैयद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा शाहिद साहब के सबसे पहले ये बता दें कि कराची में KCR मंसूबा चल पड़ा है, आप उसका मुस्तकबिल किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये आवाम को हकीकी मानों में फ़ायदा पहुँचा पाएगा? मैं ये समझता हूँ कि ये उस सूरत में फ़ायदा है कि ये पहले कर दे, अप्रूवल तो कर दे, तो फ़ायदा तो बिल्कुल आवाम को देगा। कराची में सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है और उस मसले का हल चाहिए, लेकिन पिछली हुकूमतों में जितनी भी रही है तो वो दिन ब दिन वो ख़राब हो रहा है। पिछले अदवान में आपने देखा होगा कि मस्जिद जलाए जाते थे, हड़ताल होता था, गाड़ी ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो तबाह बर्बाद हो गया। तो कराची को तवज्जो की ज़रूरत है। कराची को इस सर्कुलर के अलावा भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि हर मुल्क में हर बड़े शहर में गवर्नमेंट की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है, तो गवर्नमेंट की वो बिल्कुल पॉलिसी है यहाँ पर फैल हुई है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर है, इसको भी होना चाहिए, मज़ीद इसको बढ़ाना चाहिए। कराची में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल ठीक है सैयद साहब, ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से कुछ हमें बताइएगा। ये मंसूबा आप क्या समझते हैं, क्यों ताखीर का शिकार है, और इससे कराची के अवाम को रिलीफ पहुंचने के हवाले से भी बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी का किरदार कैसा रहा, आप पीपल्स पार्टी के किरदार को कैसा देखते हैं ट्रांसपोर्ट के मसले को लेकर? मैं समझता हूँ कि इसमें चूँकि कभी वफाक का भी कुछ ऐसा है और सिंध का बदकिस्मती से इस कराची शहर के साथ जो पिछले 20-25 सालों से हुआ बहुत जुल्म हुआ। इसमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और लोकल हुकूमत जो है, ये तीनों आपस में लड़ते और सियासत करते हैं। खुदारा इनकी सियासत से अगर निकल जाए और कराची के अवाम के लिए ये सोचे तो कराची हब है बिजनेस का, कराची खुशहाल हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान को खुशहाल कर सकता है। कराची ने हमेशा मुल्क को रेवेन्यू दिया हुआ है, लिहाजा इस वक्त कराची को अशद ज़रूरत इस बात की है कि कराची को तवज्जो दिया जाए और ये आपस की जो जंग वफाक की और सूबे की, इसको ख़त्म करे, कराची के लिए मसाइल हल करे। अच्छा, ये जो पिछले दिनों सैलाबी सूरत हाल हो गई थी बारिशों के बाद, उसने कराची की सड़कों का खासतौर पर बड़ा सत्यानाश कर दिया। बहाली का काम शुरू तो हुआ है लेकिन इंतहाई सुस्तरबी के साथ, ट्रांसपोर्टर्स की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके नज़दीक इस मसले का हल क्या है कि ये एक दफ़ा से मसला हल हो जाए? हर काम का कोई ना कोई गवर्नमेंट जो अब्जर्व है, वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वही रिस्पॉन्सिबल है, और हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो अपना
काम दुरुस्त करे और ये करप्शन वाला जो नारा है या करप्शन जो चल रहा है इसको थोड़ा कंट्रोल करें और काम करके प्रैक्टिकल काम करें। कराची को तवज्जो की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि कराची में सियासत बहुत हो गया। यहाँ लाशों पे भी सियासत हुई है, यहाँ टप्पे भी लग गए और टप्पों के बाद इधर जो है कोरोना की बीमारी जैसे पार्टी है उसको भी ले आया। तो लिहाजा ये जो मुदाखलत है, कराची को फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ज़रूरत है। कराची को कराची वाले के मर्जी से चुनाव की ज़रूरत है कि यहाँ फेयर इलेक्शन हो जाए और हर कौमियत को, हर कौम के जिसका जितना हक बनता है उसको मिलना चाहिए। कराची किसी एक मसलक, किसी एक पार्टी का नहीं है, कराची सबका है और कराची पे सबसे पहले सिंधी का हक है। ये सिंध का दारुल-ए-खिलाफा है, इस पे सिंधी का हक है। उसके साथ साथ यहाँ में बसने वाले जितने भी आईन कानून के मुताबिक रह रहे उन सबको चाहिए कि इसको तवज्जो दे। कराची को तवज्जो की ज़रूरत है, कराची को तवज्जो की ज़रूरत है, कराची को तवज्जो की ज़रूरत है। कराची के साथ बहुत जुल्म हुआ है। बिल्कुल। शाही सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बात वही है कि बहुत सी हुकूमतें आई, वफाक में भी आई और अब तो 12 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो रहा। मसला हल हुआ है, पानी का मसला हल हो गया, बारिशों का मसला हल नहीं हुआ, सेवरेज का मसला हल नहीं हुआ। तो ये तमाम मसाइल तो वहाँ पे मौजूद हैं हमजा। कराची सबका है, सिर्फ मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल अपनी वो शो करने के लिए, पावर शो करने के लिए, वहाँ से सीट्स जीतने के लिए। ना, कराची सबका है, वहाँ से पैसा इकट्ठा करने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, पूरे मुल्क को रेवेन्यू देने के लिए, पूरे मुल्क को मुलाजमतें देने के लिए। हर शहर से लोग कराची जाते हैं, वहाँ पर जाकर नौकरियाँ करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन जवाब में कराची को क्या मिलता है? सिर्फ हौसला तसल्लियाँ। लेकिन बहुत होगी, मेरा ख्याल है कि अब इस मामले के बारे में अमली इक़दाम उठाए जाने चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह